नमस्कार। आज एक बड़ा दिलचस्प सवाल है। सोचिए कोई नाबालिग, मतलब जिसकी उम्र कानूनी तौर पर कम है, किसी से कर्ज ले लें। हाँ। और कर्ज देने वाले को ये बात पता भी हो कि ये नाबालिग है, तो क्या वो सौदा, वो अनुबंध टिकेगा कानून में? ये बहुत ही अहम सवाल है और इसी से जुड़ा है हमारा आज का मामला, मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष, 1903 का ये फैसला। हाँ, और ये फैसला दिया था प्रीवी काउंसिल ने, जो उस समय भारत की सबसे बड़ी अदालत थी। बिल्कुल। और हम सीधे फैसले के टेक्स्ट पर ही बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारतीय कानून नाबालिगों के सौदों को कैसे देखता है। ठीक है, तो शुरू कहाँ से करें? कौन थे धर्मोदास घोष? धर्मोदास घोष, जैसा आपने कहा, एक नाबालिग थे। उस समय 21 साल से कम उम्र। अच्छा। उन्होंने अपनी कुछ प्रॉपर्टी गिरवी रखी और एक साहूकार थे, ब्रह्मोदत्त, उनसे 20,000 रुपए उधार लिए। ब्याज था 12%। 20,000 रुपए? उस जमाने में तो ये बहुत बड़ी रकम रही होगी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन मजे की बात यह है कि साहूकार ब्रह्मोदत्त खुद वहां थे ही नहीं, कलकत्ता में नहीं थे वो। अरे, तो फिर लेन देन कैसे हुआ? सारा काम उनके एक वकील केदारनाथ मित्तर ने संभाला। अच्छा, वकील के जरिए, और यहीं कुछ पेच आया होगा। बिल्कुल। हुआ ये कि कर्ज फाइनल होने से ठीक पहले 15 जुलाई 1895 को केदारनाथ को एक चिट्ठी मिली। किसकी चिट्ठी? धर्मोदास की मां की तरफ से। वो उनकी कानूनी अभिभावक भी थीं। उनके वकील ने ये चिट्ठी भेजी थी। और उसमें क्या लिखा था? साफ साफ कि धर्मोदास नाबालिग है और अगर आप उसे पैसे दे रहे हैं तो अपने जोखिम पर दे रहे हैं। क्या बात है! मतलब वकील साहब को पहले से लिखित में पता था, फिर भी कर्ज दिया। हाँ, यही तो। केदारनाथ ने बाद में कहा कि उन्हें कोई चिट्ठी नहीं मिली, लेकिन निचली अदालतों ने यह माना कि चिट्ठी मिली थी, सबूत थे। और सुनिए एक और बात, जिस दिन गिरवी रखी गई उसी दिन केदारनाथ ने धर्मोदास से घोषणा पत्र, एक डिक्लेरेशन साइन करवाया। किस बारे में? उसमें लिखवाया कि धर्मोदास बालिग हो चुका है। अरे बाप रे, ये तो हद हो गई। पता है कि नाबालिग है, फिर भी लिखवा लिया कि बालिग है। क्या अदालत ने इसे धोखाधड़ी माना? नहीं। दिलचस्प बात यह है कि अदालतों ने माना कि केदारनाथ को धोखा नहीं हुआ, उन्हें तो सच्चाई पता थी। अच्छा। केदारनाथ ने खुद माना कि ये दस्तावेज तो उन्होंने बस अपने ग्राहक की ज्यादा सुरक्षा के लिए बनवाया था। उन्हें नाबालिग होने का पता था, मतलब वो गुमराह नहीं हुए थे। ठीक है, समझ गया। तो फिर आगे क्या हुआ? धर्मोदास ने कुछ किया? हाँ, बिल्कुल। धर्मोदास ने अपनी माँ के जरिए मुकदमा कर दिया। क्या मांग थी उनकी? सीधी सी मांग थी कि ये जो गिरवी नामा है इसे शून्य घोषित किया जाए, रद्द किया जाए, क्योंकि जब ये सौदा हुआ तब वो नाबालिग थे। अब बारी आई साहूकार की। उनके वकील ने क्या तर्क दिए होंगे? पैसा तो फंसा हुआ था। हाँ, उनके पास कई तर्क थे। पहला तो वही घिसा पिटा कि धर्मोदास बालिग था या हमें पता नहीं था, जो अदालत ने माना नहीं, क्योंकि वकील को चिट्ठी मिल चुकी थी। बिल्कुल, वो तर्क तो गया। दूसरा तर्क था एस्टोपेल का, भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 115। एस्टॉपेल क्या होता है, थोड़ा समझाएंगे? आसान भाषा में समझिए, अगर आपने कोई बात कही या ऐसा कुछ किया जिससे किसी और ने भरोसा करके अपना नुकसान या फायदा किया, तो आप बाद में अपनी बात से पलट नहीं सकते। अच्छा। तो साहूकार का कहना था कि धर्मोदास ने खुद को बालिग बताया था घोषणा पत्र में, तो अब वो ये नहीं कह सकता कि मैं तो नाबालिग था, उसे रोका जाना चाहिए। ये तो सुनने में काफी दम वाला तर्क लग रहा है। हाँ, लगता है। लेकिन प्रिवी काउंसिल ने इसे नहीं माना। क्यों? उन्होंने कहा कि एस्टॉपेल का सिद्धांत तब लागू नहीं होता जब दूसरी पार्टी को सच्चाई पहले से पता हो। अगर आपको पता है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है और आप उस झूठ से गुमराह नहीं हुए, तो एस्टॉपेल नहीं लगेगा। और यहाँ वकील साहब केदारनाथ को तो सब पता था। बिल्कुल, उन्हें सब पता था। तो एस्टॉपेल खारिज। उनका तीसरा तर्क था पैसे वापसी का। हाँ, ये सबसे अहम मुद्दा है कि अगर सौदा रद्द होता है तो भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 64 कहती है कि जो फायदा मिला है वो वापस करो, मतलब पैसा वापस मिलना चाहिए। सही। और यहीं पे सवाल उठा कि नाबालिग का अनुबंध होता कैसा है? क्या वो सिर्फ शून्यकरणीय होता है, वॉइडेबल, मतलब जिसे बाद में रद्द किया जा सके, या वो शुरू से ही शून्य, वॉइड होता है? इस पर पहले कोई कंफ्यूजन था क्या? हाँ, पहले के कुछ भारतीय फैसलों में थोड़ी अस्पष्टता थी। कुछ मानते थे कि ये शून्यकरणीय है, लेकिन प्रिवी काउंसिल ने भारतीय अनुबंध अधिनियम को ध्यान से देखा, खासकर धारा 10 और 11। धारा 11 क्या कहती है?
धारा 11 साफ कहती है कि अनुबंध करने के लिए सक्षम होना जरूरी है। और सक्षम कौन है? जो बालिग है, जिसका दिमागी संतुलन ठीक है वगैरह। नाबालिग सक्षम नहीं है। तो प्रिवी काउंसिल का अंतिम निष्कर्ष क्या था? वॉइड या वॉइडेबल? उनका निष्कर्ष एकदम साफ था। नाबालिग अनुबंध करने में सक्षम ही नहीं है। इसलिए नाबालिग का किया गया कोई भी अनुबंध सिर्फ शून्यकरणीय नहीं, बल्कि पूरी तरह से शून्य होता है। शुरू से ही ab initio। पूरी तरह शून्य, मतलब कानून की नजर में वो सौदा कभी हुआ ही नहीं। एग्जैक्टली। जैसे वो हुआ ही ना हो, बस एक कागज का टुकड़ा। अगर वो शून्य था तो फिर धारा 64 यानी पैसे वापसी वाली बात का क्या हुआ? क्या धर्मोदास को पैसा लौटाना पड़ा? नहीं, यही तो सबसे बड़ा पॉइंट है। प्रिवी काउंसिल ने कहा कि धारा 64 और 65 जो फायदे की वापसी की बात करती हैं, वो सिर्फ उन अनुबंधों पर लागू होती हैं जो सक्षम पार्टियों के बीच हुए हों और बाद में शून्य हो जाएं या शून्यकरणीय हों। अच्छा। क्योंकि नाबालिग का अनुबंध तो कानून की नजर में अनुबंध था ही नहीं, वो शुरू से शून्य था, इसलिए ये धाराएं लागू ही नहीं होती। तो पैसा वापस करने की कोई कानूनी जरूरत नहीं बनी? कोई जरूरत नहीं। लेकिन ये थोड़ा अजीब नहीं लगता सुनने में? एक तरफ पैसा लिया गया और दूसरी तरफ कर्ज देने वाले को पता था कि वो नाबालिग है, तो पैसा डूब गया। क्या अदालतें कुछ मुआवजा नहीं दिलवा सकती थीं? एक और कानून है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। उसकी धारा 41 अदालतों को ये विवेक देती है कि अगर कोई दस्तावेज रद्द किया जा रहा है तो वो दूसरी पार्टी को मुआवजा देने का आदेश दे सकती है। तो यहाँ क्यों नहीं दिया? क्योंकि इस मामले में निचली अदालतों ने मुआवजा दिलवाना ठीक नहीं समझा। उनका तर्क था कि साहूकार के एजेंट केदारनाथ ने जानते बूझते सारी जानकारी होते हुए भी नाबालिग को पैसा दिया था। उन्होंने जोखिम लिया था। और प्रिवी काउंसिल ने कहा कि अदालतों का विवेक है और हम इसमें दखल नहीं देंगे। उन्होंने इक्विटी वाले तर्क को भी खारिज कर दिया कि भाई न्याय तो यही कहता है कि पैसा वापस हो। क्यों खारिज किया? उन्होंने कहा कि इक्विटी या न्याय का सिद्धांत आपको किसी ऐसे लेन देन के लिए भुगतान करने को मजबूर नहीं कर सकता जिसे कानून ने खुद ही शून्य घोषित कर दिया हो। कानून सबसे ऊपर है। वाह, तो इस पूरे मामले का निचोड़ क्या निकला? व्हाट्स द बिग टेक अवे? सबसे बड़ी सीख जो आज तक भारत में लागू है, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के तहत एक नाबालिग का किया गया समझौता शुरू से ही, बिल्कुल शुरू से शून्य होता है, वॉइड ab initio। मतलब अगर आप जानते हुए किसी नाबालिग से सौदा करते हैं तो आप जोखिम उठा रहे। कानून की नजर में वो सौदा हुआ ही नहीं और आप कानूनी तौर पर अपना पैसा या फायदा वापस पाने के हकदार नहीं है। बिल्कुल साफ, क्रिस्टल क्लियर। लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, अगर नाबालिग का अनुबंध शून्य है और उस शून्य अनुबंध के तहत कोई प्रॉपर्टी या सामान नाबालिग को मिल चुका हो, हाँ। तो उसका क्या होगा? क्या ये शून्यता का सिद्धांत दोनों तरफ बराबर लागू होता है व्यवहार में? ये सोचने वाली बात।